यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इन तीनों परीक्षाओं में। इस वीडियो के माध्यम से आप अपना खुद का आकलन भी कर सकते हैं कि आपकी कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है। इस वीडियो में कुल 15 प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 15 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जैव मंडल किसे कहते हैं? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। स्थल मंडल का वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है। दूसरा ऑप्शन है जल मंडल का वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है। तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है। और चौथा ऑप्शन है वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल का वह संयुक्त क्षेत्र जहां पर जीवन संभव है। जैव मंडल जहां पर जीवन संभव होता है उसको कहा जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल के संयुक्त भाग को जैव मंडल कहा जाता है, क्योंकि जल में भी जीव जंतु जीवित रहते हैं, वायुमंडल में पशु पक्षी जीवित रहते हैं और इसी प्रकार से स्थल मंडल पर मनुष्य रहते हैं। तो वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल का वो संयुक्त भाग जहां पर जीवन संभव है उसी को जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह संयुक्त क्षेत्र जहां पर जीवन संभव है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से पहला सीएल, दूसरा सीमय, तीसरा नीफे और चौथा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 भाग होते हैं। पहला भूपर्पटी जो कि बाहरी सतह होती है, उसके बाद से मेंटल होता है और सबसे अंत में क्रोड होता है, जिसे कोर के नाम से भी जाना जाता है। महाद्वीपों पर जो भूपर्पटी होती है वो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के बना होता है, इसीलिए सिलिका का सी और एल्युमिनियम का एल लेकर के इसे सीएल कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए महासागरों में, तो महासागर का जो भूपर्पटी होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना होता है। सिलिका का सी और मैग्नीशियम का मै मिलकर के सीमय होता है। और जो सबसे आंतरिक भाग होता है क्रोड, वह निकिल और फेरस यानी कि लोहे से मिलकर के बना होता है। निकिल का नी और फेरस का फे मिल करके इसे नीफे के नाम से जाना जाता है, क्रोड यानी कि कोर को। प्रश्न में आपसे क्रोड की संरचना को क्या कहा जाता है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 नीफे इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार किस सेल से बना हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया बेसाल्ट, दूसरा अवसादी, तीसरा कायांतरित और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो दक्कन पठार है वो बेसाल्ट आग्नेय सेल से बना हुआ है। आग्नेय सेल जैसा कि आप जानते होंगे, जो मैग्मा होता है, ज्वालामुखी के तहत जो गर्म मैग्मा बाहर निकलती है उससे आग्नेय शेल का निर्माण होता है। और जब यही आग्नेय शेल बहुत छोटे छोटे महीन दानों वाले टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं और बाहर निकल करके ठंडे हो जाते हैं, तो इसे ही बेसाल्ट कहा जाता है। यानी कि ये आग्नेय शैल का ही एक भाग है, एक रूप है और इसी से दक्कन पठार का निर्माण हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बेसाल्ट आग्नेय शैल। वन लाइनर भी कुछ प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है? उत्तर होगा भूकंप लेखी। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग मेंटल का होता है? जैसा कि आप जानते होंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो होती है 3 भागों से मिलकर के बनी हुई है। पहला बाहरी भूपर्पटी, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड, जिसे कोर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पृथ्वी का जो कुल आयतन है उसमें जो मेंटल का आयतन है वो कितने प्रतिशत होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 84%। अगर पृथ्वी के आंतरिक संरचना में बाहरी भूपर्पटी की बात की जाए उसके आयतन की, तो भूपर्पटी का आयतन 1% मात्र होता है। उसके बाद से मेंटल का 84% होता है और सबसे आंतरिक भाग जिसे क्रोड या फिर कोर कहते हैं उसका प्रतिशत आयतन में 15% होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, भूपर्पटी सिर्फ 1%, मेंटल 84% और कोर यानी क्रोड का प्रतिशत 15% होता है। प्रश्न में आपसे मेंटल के बारे में पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 84% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैल चक्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भूकंपीय तरंग नहीं है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला पी तरंग, दूसरा एस तरंग, दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, एफ नहीं बल्कि एस तरंग होगा। तीसरा है एल तरंग और चौथा है के तरंग। प्रश्न में आपसे पूछा गया कि कौन सा तरंग नहीं है भूकंपीय, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के तरंग भूकंपीय तरंग नहीं होता है। पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जानते हैं
ऑप्शन नंबर 2 में जो एस तरंग है उसका मतलब होता है अनुप्रस्थ तरंग और एल तरंग का मतलब होता है पृष्ठीय तरंग, जबकि के तरंग कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 के तरंग सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग के कितने उत्तर सही हो रहे हैं गिनते रहिएगा और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विसर्प कहा जाता है। देखिए मैदानी क्षेत्रों में कुछ इस प्रकार से नदियां बहती हैं और जहां जहां पर मोड़ पड़ रहे हैं इन्हीं मोड़ों को विसर्प के नाम से जाना जाता है। प्रश्न में आपसे इन्हीं मोड़ों के बारे में चर्चा की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसको क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब विसर्प रूप नदी से कट जाते हैं और एक झील बनाते हैं तो इस झील को क्या कहा जाता है? मतलब जो मोड़ पड़ रहे थे नदी में वो कट जाएगा और नदी से अलग हो जाएगा और एक स्वतंत्र झील के रूप में बन जाता है, तो इस झील को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाप झील। स्क्रीन पर देखिए जहाँ पर मोड़ पड़ता है कुछ समय बाद नदियों से ये मोड़ कट करके अगर अलग होकर के एक स्वतंत्र झील का रूप धारण कर लेता है तो इसे ही चाप झील के नाम से जानते हैं, जो कि प्रश्न में आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा वितरिका। चित्र में देखिए जब नदी निकल रही है तो पहला सिर्फ उसका एक धारा है जिसे मुख्य धारा के नाम से जानते हैं, लेकिन जैसे ही वो समुद्र की तरफ आगे बढ़ती है और समुद्र में गिरने वाली होती है तो मुख्य धारा कई छोटे छोटे धाराओं में वितरित हो जाती है और एक जालनुमा आकृति बना लेती है। इसी छोटी छोटी धाराओं को ही वितरिका के नाम से जाना जाता है और यहीं आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि जब मुख्य धारा आगे बढ़ती है और समुद्र में गिरने वाली होती है तो विभिन्न धाराओं में जो बढ़ जाती है इसको क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वितरिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस महाद्वीप में स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा तो दक्षिणी अमेरिका आपने पढ़ लिया। अब दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा विश्व में जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, हिमनद की निक्षेपण को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं बाढ़कृत मैदान, दूसरा पुलीन, तीसरा हिमोड़ और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिमोड़। अगला प्रश्न है, छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 रेगिस्तान में, दूसरा नदी घाटी में, तीसरा हिमनद में और चौथा उपयुक्त सभी में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रेगिस्तान में। दोस्तों 15 में से कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से कराई जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।